नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गाजीपुर के सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां धरना स्थल पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी भी मौजूद रहे। सुभाषपा अध्यक्ष अपने ऊर्जा और अपने ऊपर दर्ज मुकदमे के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अरुण राजभर, महासचिव सुभाषपा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानेंगे इस विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। जी धन्यवाद। हाँ सर, इतनी गर्मी में यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए हम देख पा रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही है, तो क्या कुछ मांग है और क्या कुछ आपका कहना है इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, सुहेल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक जहूराबाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर सरकार के दबाव में जिस तरीके से मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उन्हीं के ऊपर नहीं, तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ है। तो ये तानाशाही रवैये के साथ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये मुकदमे हुए, जबकि सरासर ये इस तरह के घटनाक्रम हुए ही नहीं थे जो घटनाक्रम वहाँ बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम बकरी चुराने गए थे, कोई कह रहा है बाइक से टकरा गए थे, तो कोई कह रहा है कि हमें मारने आए थे। तो तरह तरह के बयानबाजी। तो ये सरकार के दबाव में एसपी ने डीएम बुला करके एसपी के सामने मुकदमा लिखवाया है कि फलाना फलाना के नाम पर ओम प्रकाश राजभर सहित मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, जबकि इस तरह कोई घटना नहीं थी। हमारा विरोध प्रदर्शन से कहां तक का हल निकल पाएगा? अरुण जी, विरोध प्रदर्शन हर समस्या का हल तो नहीं हो सकता। क्या कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा पार्टी को? जब बिल्कुल नहीं है, कानून व्यवस्था पर अगर भरोसा होता तो जो जुल्म कर रहा है, गिरफ्तारी जुल्म करने वाले की होनी चाहिए कि जो जुल्म में जो दुख सह रहा है उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी चाहिए जो अन्याय कर रहा है। पर ये कौन तय करेगा कि आखिर कौन आरोपी है और कौन साजिश करता है? इसके लिए तो कानून है ना। ऐसा है कि पुलिस का काम है ना इसको बताने का कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। हमारे गाँव के लोग जब यह बात कह रहे हैं कि फला 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 लड़के इस तरह की हरकत की है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर जानलेवा हमला, उनको जान से मारने की धमकी दी है, उनको गालियां दी है, तब क्या ये बात गांव के लोग क्या झूठे हो सकते हैं? क्या ये पुलिस प्रशासन, यह बात पुलिस प्रशासन पर काला पकड़ा गया उन लड़कों द्वारा? क्या ये पुलिस इस बात को नहीं बता पा रही है? तो मुकदमा वापसी की पहली हमारी मांग है कि मुकदमा वापसी हो और उनकी गिरफ्तारी हो जो लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी पर हमला किया। और दूसरी चीज है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सुरक्षा दिया जाए ताकि ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। पुरानी पीछे भी अगर इसके देखेंगे तो 4-5 घटनाएं माननीय ओम प्रकाश राजभर। तो क्या बिना विरोध प्रदर्शन के सुरक्षा व्यवस्था की आप मांग नहीं कर सकते थे? यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन, इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाना पड़ गया आपको? देखिए, अब तो सुहेल, भारतीय समाज पार्टी अगर और भी बड़ा आंदोलन करना होगा तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में थानों पर भी धरना प्रदर्शन होगा और ईट से ईट का बाजा बजेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा को समझेगी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ओम प्रकाश राजभर जी पर नहीं, ये पूरे सर्व समाज पर ये अन्याय हो रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े समाज के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ ये आजम खां की तरह इनको भी इस तरह से प्रताड़ित करके इनको भी जेल की सलाख में रखना चाहती है, क्योंकि ये सरकार की आईना दिखा रहा है। ये जुल्म हो रहा है तो सड़क पर खड़े हो रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है तो बोल रहे हैं, ये पिछड़े के साथ जुल्म हो रहा है तो बोल रहे हैं। चंदौली में घटना घटी, बोले मुकदमा दर्ज हो गया। ललितपुर में घटना घटी, मुकदमा दर्ज हो गया। आखिर प्रयागराज में हत्या हुई, बोले मुकदमा दर्ज हो गया। जो भी बोल रहा है इस सरकार में उसके ऊपर जाति चिन्ह करके मुकदमा हो रहा है। आखिर ये किस तरह का अन्याय हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, चरम सीमा पर चला गया है, कानून व्यवस्था नरक के रास्ते चला गया है। आज उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, थाने में बलात्कार हो जा रहा है, थाने में हत्या हो जा रही है, थाने में जो जिस तरीके से जाने के बाद अन्याय हो जा रहा है। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। जो न्याय मांगने के लिए जा रहा है उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये पर अरुण जी, जिन घटनाओं का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं उनमें पहले से ही कार्रवाई जारी थी। बात अगर ललितपुर की जाए तो उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम खुद बोलते नजर आए थे कि दोषियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, और अंत में हुआ भी। हुआ कार्रवाई? ये बताइए, एक जिले का नाम बताइए। चंदौली में कार्रवाई हुआ, ललितपुर में कार्रवाई हुआ? कार्रवाई किस प्रकार की होती है? ये खाली कह देना कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया, हमने। पर जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक नई जो ये सिस्टम चल रहा है धरना प्रदर्शन करने का, क्या लगता है कितना जनता के ऊपर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये गलत मैसेज जा रहा है जनता के लिए। भरोसा होगा, जनता को यह भरोसा होगा कि हमारे साथ, अगर हमारे नेता के साथ अन्याय हो रहा है तो कल के डेट में हमारे साथ भी अन्याय होगा।
तो हमारे सामने कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े नहीं होंगे तो गांव का हर एक नागरिक असुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश के पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग ये समझ रहे हैं कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि ये तानाशाही सरकार उनको जेल की सलाखों में रखना चाहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सबसे बड़ा अगर कर्ता कोई बना है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर। ये सरकार को पसंद नहीं आ रही है, सरकार इसको रोकना चाहती है, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। अभी तो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ जिस तरह का जुल्म हुआ है उस पर अगर कार्रवाई नहीं करती है, दोषियों को अगर गिरफ्तार नहीं करती है, तो अनवरत अनशन चलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। एक दिवस नहीं 100 दिवसीय की आंदोलन करना पड़ेगा। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ पर कि सुबसपा पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने एक मीटिंग की है। इस मीटिंग के दौरान बताया गया है कि कल सर्वे कमीशन की कार्रवाई एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी। सभी पक्ष के लोगों के साथ ये बैठक की गई और शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है। कल 12 मई को कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। और इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कई थाना प्रभारियों को और थाना अध्यक्षों को उनके तबादले कर कार्रवाई की है। यहाँ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के दौरे के बाद ये कार्रवाई की गई और इस दौरान कई थाना प्रभारी, थाना अध्यक्षों का यहाँ पर स्थानांतरण किया गया है। और मामला है हुसैनगंज के अहमदपुर गांव का, जहां पर गाजीपुर थाना क्षेत्र के सिमौर से आई बारात में खाने पीने के दौरान बारातियों में मारपीट हो गई, जिससे लगभग आधा दर्जन बाराती घायल हो गए हैं और इसी के बाद घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। तो वहीं दूसरी तरफ मारपीट होने से बारात बिना कोई रस्म पूरी किए ही वापस लौट गई। इसे लड़की पक्ष में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला खाने पीने के विवाद हुआ। क्या हुआ था? मारपीट, बाराती। अच्छा, फिर दहेज वहेज की आखिरी बात आई तो फिर बिना विवाह के सारी बारात लेकर चले गए। किस गांव का मामला है ये? सिमौर का। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम अहमदपुर के रहने वाले। क्या नाम है आपका? दयाराम। आप कौन है लड़की के? पिता। और अब बढ़ेंगे बरेली की ओर, जहां 3 तलाक का एक मामला वहां से सामने आया है। यहां पर 3 तलाक के बाद अब महिला पर हलाला का दबाव बनाया जा रहा है। दरगाह आला हजरत से 3 तलाक का फतवा भी जारी किया गया और महिला को तलाक देकर उसके बच्चों के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि पत्नी की नौकरी करने की वजह से पति ने उसे 3 तलाक दे दिया था, जिसके बाद अब महिला न्याय की गुहार लगा रही है। मेरे को 3 तलाक दी गई है एक सांस में और कहा गया है तुम घर से निकल जाओ। उसके बाद मेरे पर दबाव डाला जा रहा है कि हलाला के लिए, और मुझे फतवा भी लाके इन्हीं लोगों ने दिया, ससुराल वालों ने। क्या फतवा है, कहाँ से लिया है? फतवा ये आला हजरत के यहाँ से निकलवा के लाए। क्या फतवा है? फतवा में ये है कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है, अब तुम इनके लिए हराम हो, अय्यूब के लिए। उसके बाद ये कहा गया है कि तुम हलाला करोगी तो अय्यूब को पास जाओगी। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक मिले जो है, और मैं हलाला के लिए राज़ी नहीं हूँ। और ये जो तलाक का है मुद्दा ये उठाया भी जाए, और ये मुझे जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं इतने सालों से इस आदमी के साथ रह भी रही थी और चुपचाप थी, फिर उसके बाद मुझे 25 साल के बाद इन्होंने ये तलाक का मेरे को थप्पड़ मारा है।
कि अब तुझे ये मिलेगा 25 साल। और जिस तरीके 3 तलाक पे कानून बना है, क्या आप चाहते हैं हलाला पे भी कानून आना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि 3 तलाक का कानून, पहले 3 तलाक महिलाओं के लिए कितना बड़ा एक सज़ा बन चुकी थी, आज 3 तलाक में कमी आई है। इसलिए हमारी सरकार से ये गुहार है कि हलाला पे भी एक कानून बनना चाहिए कि औरत को सज़ा देने के लिए ये हलाला कराया जाता है, औरत को एक तमाशा बनाया जाता है। इस पे अगर हलाला कराने के लिए कोई जोर देता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सख्त सज़ा होना चाहिए। थाना बारादरी पर एक प्रार्थना के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी शादी 1995 में हुई थी और शादी के बाद से इनके पति उनको खर्चा कम देते और दहेज के लिए मारपीट करते थे और इस तरीके की वारदात होती रही। और इनके पति जो है दहेज के लिए इनके घर वाले, जो ससुराल वाले हैं, दहेज के लिए इनको प्रताड़ित करते थे और ये जहाँ नौकरी करती थी वहाँ नौकरी करने से इनके घर वाले और इनके पति जो मना करते थे। इस संबंध में थाना बारादरी पर 498, 323, 506 और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें इनके पति, जेठ, ननद और नंदोई है। इस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है, जो साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं कि क्या मैटर है, इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसका। और अब मामला महाराजगंज के फरेदा से है, जहां पर देर शाम को एक अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क पर तबाही मचाते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं 4 लोग इस दौरान बुरी तरह घायल हुए। आपको बता दें कि कल रात को ही सनौली की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर ने उत्तरी बाईपास पर परसा महंत गांव के पास ही अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। इसमें अभिषेक उपाध्यक्ष निवासी कोल्होई की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेलर द्वारा तबाही का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि भागते हुए अनियंत्रित होकर दक्षिणी बाईपास पर स्थित सुहानी ढाबा में ही ट्रेलर जा घुसा है। यहां पर 2 लोगों की मृत्यु हुई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मृतकों की शिनाख्त रामकुमार साहनी निवासी ग्राम सभा अद्रौना और धनौज यादव निवासी श्रीनगर बलिया के रूप में की गई है। धनौज यादव RBL फिन सर्विस लिमिटेड कंपनी में शाखा फरेंदा में कर्मचारी है, तो वहीं पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों के इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों से बात की गई। साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिए गए कि घायलों की सख्त और हर संभव मदद की जाए। साथ ही मौके पर पहुंची फरेदा पुलिस ने भी घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी भिजवाया और मृतकों का शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। को टक्कर मार दिया, जिससे एक व्यक्ति अभिषेक जो कुल्ही का रहने वाला है कि घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। एक्सीडेंट करने के बाद दक्षिणी बाईपास के पास आकर एक दुकान में घुस गया, जिससे दुकान पर मौजूद दुकानदार रामकुमार सन ऑफ भागवत निवासी फरेंदा तथा भनोज पुत्र बीरबल जो बलिया का रहने वाला है RBL बैंक धानी ढाला पर कार्यरत है कि मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के चंदूरा इलाके में आतंकवादियों ने गुरुवार को एक कश्मीरी पंडित समुदाय के संबंध रखने वाले एक सरकारी कर्मचारी की उसी के कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी और आज उनका जम्मू में अंतिम संस्कार किया गया है। उनकी हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो वहीं राहुल के पिता बिट्टाजी भट्ट ने ये जानकारी देते हुए साझा किया कि 8 दिन पहले ही राहुल अपने चाचा को देखने घर आए थे, लेकिन गुरुवार को अचानक उन्हें किसी काम के लिए वापस बुला लिया गया। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है और इस सवाल पर नम आंखों के साथ राहुल के पिता ने कहा है कि आतंकी ने मारने से पहले मेरे बेटे का नाम पूछा और उसकी पुष्टि की। इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं। उस वक्त वहां 4 लोग मौजूद थे, लेकिन नाम के कारण ही मेरे बेटे को मार दिया गया। पिता बिट्टाजी भट्ट ने यह भी कहा कि राहुल साल 2010 से ही नौकरी कर रहा था और इसी बीच 2-3 जगह उसकी पोस्टिंग भी हुई, लेकिन अभी किसी तरह का वाद विवाद कभी सुनने को नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बताया है कि लोग राहुल को पसंद करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा। मृतक के परिवार ने यह भी कहा है कि जब तक राहुल को गोली मारने वाले आतंकी को फांसी नहीं दी जाती या वो सुरक्षा बलों की गोली से नहीं मारे जाते, तब तक मन को तसल्ली नहीं होगी।
और वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। यहां पर याचिका में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई। साथ ही याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति की तरफ से ये याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही सुनवाई की मांग की और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि तुरंत कोई आदेश नहीं दे सकते। फाइल देखने के बाद ही सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही गुरुवार को वाराणसी कोर्ट ने परिसर के तहखाने तक वीडियोग्राफी और सर्वे कराने संबंधी आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि ताला खोलकर या तोड़कर जैसे भी हो पूरे परिसर के सर्वे की कार्रवाई पूरी की जाए। कोर्ट ने प्रशासन पर भी तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि प्रशासन को सुस्पष्ट भाषा क्यों समझ में नहीं आती है। सर्वे की कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया और कहा कि कमीशन की कार्यवाही में किसी की ओर से कोई बाधा डाले जाने पर प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करवाकर सख्त विधिवत कार्रवाई कर सकती है। इसी के साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव को पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं। कहा यह भी गया कि यह सुनिश्चित करें कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त इस मामले में लापरवाही ना करें। दोनों को पत्र भी भेजा जाएगा और अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र ने उन्हें हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह आदेश दिया कि किसी कीमत पर सर्वे की कार्यवाही नहीं रुकेगी। अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्र को आगे की सर्वे जारी रखने के आदेश देते हुए उनके सहयोग के लिए विशेष सर्वे अधिवक्ता के रूप में अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह को तैनात किया गया है। इनमें से किसी भी अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में काम नहीं रुकेगा। और बड़गाम में गुरुवार की रात को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद घाटी के लोगों में भारी गुस्सा है। लोग राहुल की हत्या के विरोध में बीती रात से ही जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकियों की तरफ से चडूरा तहसील ऑफिस कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में अब कश्मीरी पंडितों ने शेखपुरा बड़गाम में प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए एक कश्मीरी पंडित अमित ने कहा कि उपराज्यपाल की तरफ से हमें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, नहीं तो बड़ी तादाद में हमारा इस्तीफा होगा। तो वहीं कश्मीरी पंडित कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्यों ने अनंतनाग में प्रदर्शन करते हुए बड़गाम में राहुल पंडित की हुई हत्या के खिलाफ इंसाफ की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्य संदीप भट्ट ने कहा कि हमने सरकार से कहा है कि हमें उन जगहों पर पुनर्वास करें जहां पर हम सुरक्षित महसूस कर सकें। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हालिया हत्याओं के बाद अब इस विरोध में प्रदर्शन करते हुए बड़गाम के एयरपोर्ट रोड की ओर प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे और ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। दूसरी तरफ राहुल भट्ट के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के सामने लोगों ने विरोध किया है। विरोध कर रहे लोगों ने कश्मीरी हिंदू जो लोग हैं उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी नहीं सुरक्षा चाहिए। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर अलग अलग इलाकों में दौड़ता नजर आया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पिछले 5 दिनों में दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में नगर निगम के कई इलाकों में बुलडोजर चलाए गए। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर फिर से निशाना साधा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर मिशन बुलडोजर से वसूली के प्लान का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी का दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का प्लान है। मैंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली में 63 लाख घरों पर बुलडोजर चलने का बीजेपी प्लान बना चुकी है। हम इसका विरोध करते हैं और हम आम लोगों के साथ हैं। सिसोदिया ने आगे कहा है कि आज दिल्ली में बुलडोजर से वसूली पर मैं बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। इसके जरिए कैसे बीजेपी बुलडोजर से वसूली के जरिए दिल्ली को तहस नहस कर रही है, इस पर मैंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में 63 लाख घरों पर बीजेपी ने बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। इनमें से 60 लाख घर कच्ची कॉलोनियों के हैं और इन एक एक घरों को बीजेपी तोड़ेगी। इसके अलावा अगर किसी ने बालकनी बढ़ा रखी है, ऐसे 3 मकानों को तोड़ने का बीजेपी का प्लान है। ये देश भर में अब तक की सबसे बड़ी तबाही होगी। अगर 70% आबादी पर बुलडोजर चला देंगे तो सबसे बड़ी तबाही होगी। आप इसका विरोध कर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसमें सवार पायलट और को पायलट की हादसे में मौत हो गई और इसके बाद दोनों ही पायलट के घर में शोक की लहर है। आपको बता दें कि कैप्टन केपी श्रीवास्तव के परिजन दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। तो वहीं कैप्टन गोपाल कृष्ण पाणा भी फैमिली उनकी रायपुर में है।
दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर गुरुवार की रात 9:10 पर राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गई। दोनों ही पायलट प्रैक्टिस कर रहे थे, इसी बीच ये हादसा हुआ है। इसके बाद ही रायपुर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, तो वहीं कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर मलबा के रूप में तब्दील हो गया। इसमें फंसे दोनों ही पायलट को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शुक्रवार की सुबह ही पुलिस की मौजूदगी में पायलटों के शव को मोकाहरा अस्पताल लाया गया और यहां उनके शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम के बाद अब कैप्टन एपी श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर दिल्ली भेजा जाएगा और आज शाम दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर पंजाब से जुड़ी है, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी गानों में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर के बढ़ावा देने पर सख्ती दिखाई। सीएम ने साफ कर दिया है कि किसी भी गाने में गन कल्चर और गैंगस्टर कल्चर को स्वीकारा नहीं जाएगा। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सिंगर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दरअसल पंजाबी गानों में अधिकतर गन और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ाया जाता है। इसी पर भगवंत मान ने अपनी आपत्ति जताई है और कहा कि पंजाब सिंगर्स को चेतावनी देते हुए कि इस बंदूक के कल्चर को बढ़ावा देना बंद किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि गानों के जरिए किसी भी प्रकार से नफरत फैलाने की कोशिश नहीं की जाए। सीएम भगवंत मान ने सिंगर से यह भी अपील की और कहा कि वो अपने गानों में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का सम्मान करे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि ऐसी सिंगर्स पर सख्ती बरती जाएगी जो अपने गानों के जरिए हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पहले इस तरह के सिंगर्स को चेतावनी दी जाएगी, अगर इसे स्वीकारा नहीं जाता तो उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ रेप केस में जांच तेज हो गई है। यहां गुरुवार को दिल्ली की सदर बाजार पुलिस ने पीड़िता को पूछताछ के लिए बुलाया और सूत्रों ने बताया है कि पीड़िता ने पुलिस को आरोप लगाया है और आरोप से जुड़े कई अहम वीडियो सबूत भी पीड़िता ने दिए और अब इन्हीं सबूतों के आधार पर मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि इस केस में पीड़िता का बयान दर्ज किया जा चुका है और अब इससे जुड़े जो भी सबूत सामने आए हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही डीसीपी नॉर्थ सागर कलसी ने बताया है कि रेप केस में अभी जांच जारी है, हम सभी तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। सबूतों के आधार पर ही जांच पूरी होने के बाद पुलिस आगे कोई एक्शन लेगी। साथ ही आपको बता दें कि 23 साल की रेप पीड़िता ने 8 मई को दिल्ली के सदर थाने में 0 FIR रजिस्टर कराई थी। इसके बाद स्थायी FIR भी दर्ज की गई और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को इस बारे में सूचित किया। अब राजस्थान पुलिस भी इस मामले में जांच करेगी। तो वहीं रेप पीड़िता ने बताया है कि उसके साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेप किया गया। दिल्ली पुलिस ने IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही रेप पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री के बेटे रोहित जोशी ने 8 जनवरी से 17 अप्रैल के बीच कई बार उसका रेप किया। खबर लखनऊ से है, जहां शहर में एक स्क्रैप डंपिंग यार्ड में 5 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी और ये पूरा मामला तब सामने आया जब घटनास्थल पर आवारा कुत्तों के कोलाहल ने स्थानीय लोगों को ध्यान उनका आकर्षित किया, जिसके बाद लोगों ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी गई। मृत बच्चे को लेकर पुलिस ने कहा है कि लड़के की मौत दम घुटने से हुई होगी, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। मृत बच्चा मवैया थाना के रहने वाला बताया जा रहा है और बच्चे की मां ने उसके शव की पहचान की है। आलमबाग के थाना अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया है कि बुधवार की रात को ही ये बालक लापता हो गया था, लेकिन उसकी मां ने पुलिस को सूचना नहीं दी और खुद ही उसकी तलाशी की। मृत बच्चे की मां अब लोगों के घरों में काम करती थी और बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष धनंजय सिंह ने आगे बताया कि हम लखनऊ नगर निगम और रेलवे के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, ये पता लगाया जाए कि क्षेत्र में किसके अधिकार में ये क्षेत्र आता है और फिर संबंधित विभाग की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा। हमने उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक के परिवार ने कोई शिकायत नहीं दी है। तो वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देर रात को मुंबई के वेस्टर्न सनबर्न इलाके में छापेमारी कर 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो दाऊद के लिए फाइनेंस जमा करने का काम करते थे। कुछ देर में ही दोनों को उनकी कस्टडी के लिए स्पेशल NIA कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये दोनों की ही पहचान आरिफ अबूकर शेख और शब्बीर शेख के रूप में हुई।
आरोप है कि दोनों ही टेरर फंडिंग जमा करने के लिए बॉलीवुड के लोगों को धमकाने का काम करते थे। एनआईए को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये दोनों ही दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के सीधे संपर्क में थे। शकील के खिलाफ अब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सुरक्षा कारणों से एनआईए ने दोनों को अभी गुप्त स्थान पर रखा है। तो एनआईए सूत्रों के मुताबिक छोटा शकील लगातार मुंबई से बाहर बैठकर फिरौती, ड्रग्स और आतंकवाद फैलाने का काम देख रहा है। एनआईए नई दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़काने को लेकर टेरर फंडिंग के मामले की भी जांच की जा रही है। और इसी कड़ी में 9 मई को मुंबई में 24 स्थानों और मीरा भाईंदर में करीब 5 स्थानों पर तलाशी ली गई। पूछताछ में दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे और दाऊद के सहयोगी छोटा शकील के बहनोई सलीम फरुज को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा 20 अन्य लोगों के साथ एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर द्वारा कथित खुलासे के बाद सुबह ये छापेमारी शुरू हुई थी। एनआईए के अनुसार अब दाऊद और उसके जुड़े लोग जो हैं लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा समेत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग में भी काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।